सो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो आईपीओ आ रहा है, मतलब आ चुका है। थोड़ा वीडियो लेट बनेगी, थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब थी और ट्रैवल करना था मुझे, तो वीडियो लेट होने जा रही है, बट टाइम से पहले आ जाएगी। तो जो ये आईपीओ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत दिनों से इसका बहुत लोग वेट कर रहे थे कि खासकर मैं खुद भी वेट कर रहा था। और दूसरी चीज़ कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो जो अलॉटमेंट चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जिस इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि उनको अलॉटमेंट मिल नहीं रहा या दिक्कत हो रही है कि भाई छोटा साइज़ होता है, अलॉटमेंट नहीं मिलता है, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, तो शुरुआत करते हैं। अब पहली बात जानते हैं कि ये आईपीओ मतलब आईसीआईसीआई करती क्या है, ये क्या कंपनी करती है। जिसको पता है उसके लिए तो ठीक है, पर जिसको नहीं पता है, जो जानना चाहता है उसके लिए बता दूँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वन ऑफ द लीडिंग एएमसी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और जो या सिंपली बात में कहूँ तो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो कि जिसके पास 143 अराउंड 143 अभी इनके पास स्कीम्स है। और कुछ स्कीम्स में आपने लोगों ने, बहुत लोग अगर जो भी देख रहे होंगे उनमें से बहुत लोगों ने जानते होंगे कि इनकी काफ़ी स्कीम्स में इन्वेस्ट भी कर रखा होगा। ठीक है, तो अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। और अगर मैं बात करूं कि कितनी बड़ी कंपनी है, तो अपने सेक्टर में सेकंड नंबर की कंपनी है। पहली भी कौन से है वो भी बाद में बात करेंगे। तो इस वीडियो को टोटल डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, टिपिकल जो अपना जैसा रहता है। फर्स्ट पार्ट में जानेंगे कंपनी के बारे में, थोड़ा डिटेल्स वगैरह जान लेंगे। सेकेंड पार्ट में अपना जानेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह देख लेंगे कि कैसे हैं। थर्ड पार्ट में जानेंगे कि कंपनी हमको ऑफ़र क्या करी, मतलब जो आईपीओ लेके आ रही है उसमें क्या डिटेल्स है, थोड़ा सा आईपीओ के ऊपर से मतलब आईपीओ के बारे में जान लेंगे। और फोर्थ जो हमारा रहेगा पार्ट, उसमें जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों के बेसिस पे हम कंक्लूजन एक तरह से निकालेंगे कि हमको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसका फर्स्ट पार्ट की कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का मेन काम है म्यूचुअल फंड्स का। और जैसे स्कीम्स होती है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स आप लोग जानते होंगे, वो काम है। और 98% रेवेन्यू, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं बोल दूँ तो इंडिया से ही आता है। और अगर टोटल मार्केट कैप की बात करूँ, सॉरी मार्केट कैप नहीं, इसको एयूएम बोलेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि कितना पैसा होल्ड करके रखी कंपनी अभी अपने पास, जो कि इन्वेस्टर्स का ही है ऑब्वियसली। तो अराउंड 10,000 करोड़ से ऊपर, 10 बिलियन डॉलर से ऊपर का है, जो कि आप समझ सकते हो कि 10 लाख करोड़ से ऊपर हो गया वैल्यू। ठीक है, तो इतना। और इससे पहले एक ही कंपनी आती है जो कि एसबीआई, वो इससे बड़ी कंपनी है। उसके बाद अगर कोई कंपनी है तो आईसीआईसीआई है, तो अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी वाइड स्प्रेड भी है, मतलब 272 ऑफिसेज भी है इनके ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो वाइड स्प्रेड है, ऐसा नहीं है कि रीच कम है। तो उस अकॉर्डिंग में देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। करेंटली अभी 143 एक्टिव स्कीम्स हैं इनके पास। और मैंने देखा है इनकी जो क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स होती है, वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करती है। मैंने भी कुछ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे ठीक ठाक रिटर्न्स मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि इस कंपनी में ये डेट फ्री कंपनी है, तो इसमें डेट नहीं है। तो इस अगर हम ये सब देखें तो कंपनी ओवरऑल तो हमको अच्छी दिख रही है, बट एक बार थोड़ा फाइनेंशियल भी जान लेते हैं, ताकि पता लगे कि कंपनी पैसा बना रही है, कितना बना रही है, नहीं बना रही है, थोड़ा आइडिया बढ़ जाएगा, ताकि एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बढ़ते हैं फाइनेंशियल की तरफ। तो मैं बात करूँ, 3 साल के फाइनेंशियल दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ 3 साल के फाइनेंशियल दिए गए हैं, 23, 24, 25। अगर मैं बात करूँ एसेट्स की, हर साल बढ़े हैं। अगर मैं 25 में इन्होंने मार्क किया है 4,383 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा जंप है 23 के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल इनकम भी इनकी बढ़ी है, 49,179 करोड़ है। और मोटा मोटा 4,779 करोड़ के आसपास का है। और अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताऊं, वो भी साल दर साल बढ़ा है, 2650 करोड़ का है, 2,650 करोड़ का है, जो कि 25 में उन्होंने लिस्ट किया है, डिक्लेयर किया है। एबिटा में भी ग्रोथ है, नो डाउट। और नेटवर्थ भी इनके पास हर साल दर साल बढ़ी है। इस साल अगर मैं 25 की बात बताऊँ तो 3,516 करोड़ का नेटवर्थ है इनके पास। और सरप्लस भी इनके पास काफ़ी अच्छा है, 2,232 करोड़ का है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई डेट नहीं है, तो जो पैसा इनके जेब में ही है, कोई वो नहीं है। और जो डेट की कंपनी होती है, आजकल बहुत सारी कंपनीज आ रही है लिस्ट होने के लिए, आईपीओ लेके आ रही है आजकल, न्यू जेन कंपनी जो आई है, उनमें दिक्कत यही होती है कि लॉस में होती है। और लॉस में कैसे कंपनीज को, मतलब सेबी जो है वो कैसे इनको वो दे देता है परमिशन कि आप अपना आईपीओ लेके आ जाओ। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 1 साल की अपनी प्रॉफिट शो कर देगी और अपना आईपीओ लेके जाएगी। तो ये चीज़ नहीं है, बट हाँ, इसके अगर इसमें देखें तो सब कुछ अच्छा है, पैसे भी कमा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब एक बार देख लेते हैं कि जो हमको ये आईपीओ ऑफ़र क्या करी है। इससे पहले बता दूं, मैं अगर एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार है। बड़े-बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है वो सब इसमें, एंड
इंडिया में लेके डोमेस्टिक से लेके और इंस्टीट्यूशनल सारे के सारे अच्छे नाम हैं। तो अगर मैं उसमें कहूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक अभी हम जेएमपी की बात करें, ऐसे जेएमपी के हमको वैल्यू उसको नहीं देना चाहिए, जेएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक वो सिर्फ हमको एक आइडिया लेने के लिए होता है, ऊपर नीचे हो सकता है। बट स्टिल अगर हम जेएमपी की बात करें तो करेंटली 10% जेएमपी इसकी चल रही है। अगर हम मार्केट वैल्यू में देखें तो 10% इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि बट इतना बड़ा आईपीओ साइज है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप एप्लीकेशन 2 या 3 में लगाते हैं तो चांसेस है कि आपको कुछ प्रॉफिट आपको मिलने के चांसेस पूरे हैं। अब बात करते हैं कि हमको ये आईपीओ ऑफर क्या कर रहा है। डिटेल से में जाने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं इसके आरओई आरओसी के बारे में बात कर लेते हैं। आरओई 82.8% है, काफ़ी अच्छा है, अच्छा नहीं काफ़ी अच्छा बोलेंगे इसको। नेट रिटर्न ऑन इक्विटी भी 82.8% का है, काफ़ी अच्छा है। प्राइस टू बुक की वैल्यू है 30.41, अच्छी बात है। मतलब इसके अकॉर्डिंग देखिए तो थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है महंगा, ठीक है। बट अगर हम प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से बोले, मतलब पी रेशो देखें तो वो बैठता है 40 के आसपास, जो कि डिसेंट है। कंपेयरिंग की अगर हम इसके सेक्टर में देखते हैं तो 19.9 से लेके अराउंड 45 के बीच में बैठता है, जो कि 45 है एचडीएफसी का। तो इसका है 40 के आसपास। तो ना ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा मतलब महंगी है, ऐसा भी नहीं कर सकते बहुत सस्ती वैल्यूएशन से, ओके वैल्यूएशन से। बट येस, अगर कंपनी चाहती तो थोड़ा सा मतलब एक गैप, एक छोटा सा मार्क दे सकती थी इन्वेस्टर्स के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट और बनाने के लिए। बट स्टिल एक ठीक ठाक डिसेंट वैल्यूएशन हम इसको कह सकते हैं। अभी और बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो 12 दिसंबर से खुल के 16 दिसंबर तक खुलेगा। और 19 को ये मार्केट में लिख जाएगा, मतलब 19 को आप बाई सेल कर सकते हो। उसके बाद आप मार्केट में शेयर होल्डर कैटेगरी है इसमें। तो जिसके पास आईसीआईसीआई के शेयर्स 5 तारीख से पहले या तो 5 तारीख को डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, आई मीन 4 को उन्होंने परचेज़ किया हो तो 5 में हो, ठीक है, या उससे पहले हो। 5 के बाद बेचते हो कोई दिक्कत नहीं, बट उससे पहले होना चाहिए उनके पास। तो अगर उनके पास है तो शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फेस वैल्यू की तो 1 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये जो शेयर है वो आ रहा है। और प्राइस बैंड अगर बताऊँ तो 2061 से लेके 2165 का है, जो कि थोड़ा सा मुझे मतलब महंगा लगा। मैं थोड़ा सा और मतलब कम करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो एक गैप हो सकता था इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने का। बट स्टिल नो इश्यूज, 6 शेयर का लॉट है, BSE दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारी टोटल आईपीओ की डिटेल्स, क्या है क्या नहीं है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन हम पैसा क्यों डाल रहे हैं, पैसा बनाने के लिए। अब कोई होता है शॉर्ट टर्म, जैसे जिसको जीएमबी देख के इन्वेस्ट करता है, बहुत बार भी ऐसे करता हूँ, ठीक है। और कोई होता है लॉन्ग टर्म, जिसको 5 साल 3 साल 10 साल अकॉर्डिंग टू देयर नीड या देयर कैपेसिटी उनको अप्लाई करना होता है। तो पहले बात कर लेते हैं जीएमपी के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म के लिए। तो 10% जीएमपी है, मैं फिर से कह रहा हूँ 10% जीएमपी है, बट स्टिल जीएमपी पे वो भरोसा नहीं करना चाहिए। आप लोग जानती हैं जीएमपी सिर्फ एक आइडिया देने के लिए होता है, इसको सिर्फ आप एक आइडिया समझ के यूज़ कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिसीजन ना बनाएं, ठीक है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो 10% का आपको फिलहाल इसमें ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, मतलब इसमें 10% ऊपर प्रीमियम पे खुलता हुआ दिख रहा है। तो उनके लिए तो ठीक है, जो शेयर किलर्स है, जो कि शेयर इन्वेस्टर्स है, उनके लिए ठीक है। हम बात करें शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए, तो ये जो कंपनी है इसका अभी जब लिस्ट होगी तभी इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। और 1 लाख करोड़ मतलब हो गया लार्ज कैप कंपनी। तो आप लोग जानते होंगे लार्ज कैप कंपनी में जो ग्रोथ होती है या जो रिटर्न्स की आप उम्मीद कर सकते हैं वो इतनी इंस्टेंटली नहीं होती है। आप समझो कि 1 साल में या 2 साल में आपके पैसे 2x या 3x हो जाए, या 5 साल में भी आपके पैसे 2x 3x हो, इतना पॉसिबल नहीं होता है। कोई करिश्मा हो जाए वो बात अलग है, बट स्टिल इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो मीडियम टर्म है वो बेसिक लिटिल मतलब थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट लेके ये समझ सकते हैं कि हाँ उनको थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी सेम है, ऐसा नहीं है कि उनको भी 2x या 3x का प्रॉफिट से बनता हुआ दिखता है, बट स्टिल उनके लिए फिर भी ज़्यादा स्पेस है कंपेयरिंग टू मीडियम टर्म के लिए। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो इन्वेस्ट करने वाइज में कोई ऐसी गलती वो नहीं है कि मतलब इसमें इन्वेस्ट करना गलत होगा या ऐसी कोई कंपनी है। बट मैं एक बार आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एक ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरा पीओवी है। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन जानकारी लेके, उनसे एडवाइस लेके ही किसी भी शेयर में बाय या सेल करिएगा। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट माई पीओवी कि मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ तो थोड़ा सा आपकी आइडिया हो सके, आपको आइडिया मिल जाए, थोड़ी आपकी हेल्प हो सके और फिर अपना डिसीजन आप बना सके। तो कंपनी ऐसा देखिए तो कोई इसमें बड़ा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। ये नेगेटिव अगर मैं बताऊँ जो मैं ज़बरदस्ती ढूंढ के लाया हूँ नेगेटिव, वो है सिर्फ कि कंपनी में जो थोड़ा वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा सस्ता और कर दी तो एक अच्छा लगता है कि इन्वेस्टर्स को, जैसे खासकर कि एक बोलते ना गैप मिल जाता कि बड़ा गैप रहता, ताकि थोड़ा सा जो 10% का जीएमपी शायद वो 12% 15% का हमें एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट स्टिल नो डाउट अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो कौन-कौन आप पैसे अप्लाई कर रहे हैं ज़रूर बताना, और किसी को अलॉटमेंट मिलता है वो भी बताना कि मिला है, और किस पर्पज़ से अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म या सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब थैंक्स फॉर वॉचिंग।